कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं दीपक और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा। बहुत स्वागत है बाबा आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा, लगातार खबरें चल रही हैं और बिहार की जो राजनीतिक गलियारियां हैं उसमें सभी में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि एनडीए ने तो अपना जो सीट बंटवारे का है वो तो फाइनल कर दिया, लेकिन महागठबंधन में ये जो अभी भी पेच फंसा हुआ है उस पे क्या लगता है बाबा, ये पेच कब तक सुलझ पाएगा? देखिए दीपक, कल मैं शाम में एक खबर कर रहा था, जब मुझे जानकारी मिली कि आपको याद होगा कि मुकेश ने वीडियो भेजा था जिसमें तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट करके आए थे और मुकेश सहनी भी लौट करके आए थे, जो बोल करके गए थे कि हम जा रहे हैं, महागठबंधन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वहां से इलाज बेहतर होता है दिल्ली में, इसलिए इलाज कराने जा रहे हैं। जी। लेकिन अचानक से वहां बिना इलाज किए हुए जब दोनों लौट करके आए तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आई। रात में काफी रात तक, लगभग हम मुझे लगता है कि 2 बजे रात में संपादक नमन मिश्रा जी और बाकी के जो हमारे फील्ड रिपोर्टर्स हैं उनके साथ एक एपिसोड भी किए थे, लाइव उन्होंने किया था। जी। काफी भीड़ भाड़ थी और सिंबल लौटाने तक की बात चल रही थी। जिन लोगों को सिंबल बांटा गया था राजद की तरफ से, वो सारे लोग लौट करके आए थे सिंबल ले लेकर के अपना अपना। जी। और कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने सारे लोगों को ये कह दिया है कि सिंबल आप वापस कीजिए, फिर से सिंबल अलॉट किया जाएगा। क्या मामला था ये तो पूरा पता नहीं चल पाया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बातें चल रही थी। जी। लेकिन कहानी दरअसल ये नहीं है, कहानी इसके पीछे की है। ये भी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये खबरें बहुत तेजी से प्लांट बिल्कुल। हुई कई जब। और जी। पूरा मीडिया जगत जो है ना इस खबर पर टूट पड़ा था। लेकिन जी। हमारे यहाँ ये खबर नहीं चली थी। जी। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने दिल्ली में और यहाँ बैठे हुए हम सारे जो हैं, जिस तरह की बातें कर रहे थे, आपको याद होगा कि कल रात में करीब 2-1 बजे रात तक, 1:30 बजे रात तक मेरी भी कई नेताओं से बातचीत हुई। कई टिकट लेने वाले जो लोग हैं अलग अलग एनडीए गठबंधन के, उनसे हमारी बातचीत हुई। कई लोगों के साथ मेरी मीटिंग हुई। सभी लोगों ने कहा कि 1-2 सीटें हैं जिस पर हम लोगों का अभी भी थोड़ा सा मतलब चल रहा है आपस में ट्यूनिंग, जी। वो हम सुलझा लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एनडीए गठबंधन का मकसद इस बार क्या है कि हर हाल में हमें सरकार भी बनानी है, बेहतर प्रदर्शन भी करना है और पिछला 2010 का जो रिकॉर्ड था 206 सीटों का, उसे ब्रेक करना है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और सेक्रीफाइस आपने देखा भी होगा कि जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, ये सभी लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। और सभी के सेक्रीफाइस करने का नतीजा आपको पता होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके नतीजे बेहतर हो इसलिए ये सेक्रीफाइस किए गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात करने के लिए हम आए हैं। आपको पता होगा कि मैंने एक खबर किया था आज से 6 महीने 7 महीने पहले। जी। उस खबर में मैंने ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा चल रहा है जिसको पोर्ट्रेट किया है अमित शाह ने। अमित शाह जब बिहार में थोड़ा सा वो कम आया जाया कर रहे थे, लेकिन बिहार पर उनकी नजर पूरी थी। और इस बात को लेकर के जहां जिस तरह की बातें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं एक चीज तो नजर साफ साफ आ रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह का उन्होंने पोर्ट्रे किया था उसमें एक बात समझ में आ गई थी कि वो चाहते हैं कि छठ के समय, चूंकि चुनाव होना है, तो छठ के समय में बिहार जो प्रवासी बिहारी हैं लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास, वो आते हैं। अब जब 46 लाख के आसपास ये संख्या हो गई है, जो वोटर भी हैं और राज्यों के अलग अलग हिस्से में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, ये खास करके उस समय लौटते हैं जब हमारे यहाँ छठ होता है। छठ को हमारे यहाँ महापर्व कहा जाता है और जी। चुनाव की जी। जी। तिथि आप याद कीजिए कि 29-30 तारीख को छठ समाप्त हो जाएगा। 6 तारीख और 14 तारीख को 2 चरण में वोटिंग होनी है। 6 इन और सभी 11 को बातों को बाबा। लेकर के 6। हाँ बाबा, 6 और 6 11। और 11 तारीख को जी। और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो 6 और 11 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसको लेकर के जो हिडन प्लान है वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है और इसको लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पर एक विशेष प्लान के तहत काम किया जा रहा है और ये काम लगभग, जहां तक मैं मानता हूं कि सक्सेस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो हलचल बढ़ी है, इसमें राजनीतिक दलों ने छठ महापर्व और प्रवासी मतदाताओं को संभावित पलायन की चिंता काफी सता रही थी और इसको दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं भी थी। 46 लाख के आसपास लोग बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, ऐसा एक अनुमानित आंकड़ा है। छठ के 9 दिन बाद पहले चरण का मतदान होना है और
6 नवंबर को और 14 दिन बाद दूसरा 11 नवंबर को। ऐसे में आशंका है कि पर्व के पहले ये मजदूर लौट न जाए। इस बात को लेकर के इनको रोकने के लिए कई तरह की युक्तियां लगाई जा रही है और इसका फायदा सिर्फ ये नहीं कि एनडीए गठबंधन को होगा, महागठबंधन को भी इसका फायदा हो सकता है और सभी चाहते हैं कि ये जो है प्रवासी बिहारी हैं वो रुक जाए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 46 लाख निवासी अन्य भारतीय राज्यों में काम करते हैं, जबकि 2.17 लाख विदेशों में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश प्रवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं और मौसमी तौर पर काम के लिए पलायन करते हैं। राजनीतिक दल उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जिसमें ये प्रवासी अधिक संख्या में आए हैं और उनके आने के बाद उनका मूड मिजाज क्या है इसकी तो पहले से ही जांच पड़ताल चल रही है। हमने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी की कई टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पे जा करके और इस पर काम कर रही है। जी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी ये बात कही जा रही है, उन्होंने भी स्वीकार किया है। उनके प्रवक्ता का कहना है कि छठ में जिस तरह से लोग आ रहे हैं अगर ये रुक जाते हैं तो वोटिंग के पैटर्न पर भी असर पड़ेगा, रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा और वोटिंग का जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा। एक वोट कितना मूल्य है, अमूल्य है, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सभी का ध्यान इसके तरफ है। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जो प्रवासी बिहारी हैं वो पटना जिला जो है उसमें 5.68 लाख है। पूर्वी चंपारण में इनकी संख्या अनुमानित बताई जा रही है 6.14 लाख। तो सीवान में लगभग 5.5 लाख के आसपास है, मुजफ्फरपुर में 4.5 लाख के आसपास है और दरभंगा में लगभग 4 लाख से कुछ ज्यादा जो प्रवासी हैं वो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं या फिर विदेशों में हैं। इस स्पष्ट स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य के अन्य हिस्सों में, इसके अलावा समस्तीपुर की बात कर लें, नालंदा की बात कर लें, पश्चिम चंपारण की बात कर लें, यहाँ भी रोजगार के लिए लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। इसके अलावा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, सिवान, ये जो क्षेत्र है, जबकि दूसरे चरण में गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, जमुई, नवादा और बक्सर की सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सबको लेकर के ये प्लान बनाया जा रहा है कि कुछ ऐसी युक्ति लगाई जाए जिससे कि ये रहें। बाबा खास करके आपको ये भी पता होगा जी कि कुछ पूछ रहे थे। जी बाबा, ये प्लान तो बन रहे हैं, जो आपने बताया वो तो दर्शक सुन ही रहे हैं, लेकिन बाबा जैसा कि आपने कहा कि कल रात से ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार कहीं इधर से उधर तो नहीं होंगे, तो बाबा जो ये लोग सपने देख रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं, कल हम पंचनामा भी कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि हमारे रिपोर्टर जितने हैं सभी एक्टिव हो गए हैं पूरी तरीके से, और जब हम पंचनामा भी नमन सर के साथ कर रहे थे तो सर ने भी ये बात कहा कि ये लोग जो सपने देख रहे हैं, क्या लगता है बाबा ये सपना पूरा होना है? आप जानते हैं कि भारत लाइव धारा के विपरीत चलता है। जब सब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होना है तो हम कहते हैं कि नहीं, सरकार बदलेगी। जब सब लोग कहते हैं कि फलाने की सरकार बनेगी तो हम कहते हैं कि नहीं, उसकी सरकार नहीं बनने वाली है, सरकार दूसरे की बनेगी। और ये बातें हम बिल्कुल, शुरू से ही धारा के विपरीत चले हैं और जब भी धारा के विपरीत हम चले हैं तो हम सही हुए हैं। और अब रिजल्ट 2000 जी रिजल्ट दो- नहीं बताता है बाबा कि क्या है नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे से लेकर हमने जो अभी तक प्रेडिक्शन किया है हमारे चैनल ने, जो आपने, जो नमन सर ने किया, वो तो समक्ष दिखाई पड़ता है। आप कोई भी वीडियो खोल के देखेंगे तो वो चीजें आज हमने नहीं कही है, ये चीजें 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, 5 महीना पहले इन चीजों का तभी जो है हम लोगों ने जानकारी दिया लोगों को। देखिए दीपक, कल मेरी बात हो रही थी कई लोगों से। कई उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन से और कई उम्मीदवार हैं जो महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। लोगों के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं किसी के बारे में या उनसे हुई जो बातें, हमारी इंटरनल बातें होती हैं, उन बातों को मैं सार्वजनिक कर करके किसी तरह का ब्राउनी पॉइंट उठाना नहीं चाहता और न ही मैं अपनी तस्वीरें लोगों के साथ फोटो खिंचवा खिंचवा करके साझा करता हूँ। ये मेरे जो कहा जाता है कि जो मेरी सिद्धांत। प्रायिकता है उसके एकदम बिल्कुल विपरीत है। जी कल रात में जो मेरी बातचीत हो रही थी, लगभग 4 बजे सुबह तक मेरी बात लगातार कई लोगों से होती रही। इसमें मैंने कई जगहों की जब समीक्षा की, और आप एक बात मैं बता दूं आपको कि जिन क्षेत्रों में मैंने लोगों से बातचीत की और जिन लोगों को टिकट मिला है विभिन्न क्षेत्रों में, उन लोगों के मन में भी यही बात चल रही थी कि इस बार का चुनाव कुछ अलग चुनाव हो रहा है और हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं या हम जो निकाल करके बातें रख रहे हैं, आप लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया है उसके आधार पर जो बातें हमने स्थापित की हैं उससे काफी लोग सहमत है। वहीं आपको बता दें कि 2020 का रिजल्ट सबके सामने है। 2020 में जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए थे, वो सभी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक वाहिद हमारा चैनल था जिसमें संपादक नमन मिश्रा जी और हमने जब समीक्षा की
तो हमने स्पष्ट कह दिया था कि सरकार महागठबंधन की नहीं बन रही है, कुछ सीटों से अंतर रह जाएगा। और इसमें हमने ये भी बताया था कि कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी कल्पित घोषित होगी। और आज तक आप देख लीजिए कि कांग्रेस पर भरोसा राजद को नहीं होता है और बार बार ये ताना दिया जाता है, उलाहना दिया जाता है कि उसी के चलते जो है हम सरकार नहीं बना पाए। और राजद बार बार ये कहती है कि कांग्रेस के कमी के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। लेकिन बाबा अब ये कांग्रेस वो नहीं है जो राजद सोच रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया उसके बाद लगातार कांग्रेस की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, कृष्णा अलावरू की चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से कृष्णा अल्लावरू का कल भी मैंने एक बयान सुन रहा था कि निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा स्पष्ट तरीके से कहा कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, जो कल शेरो शायरी जो चला वो काफी कुछ कह रहा था, कहानी कह रहा था। शेरो शायरी में जहां एक तरफ गठबंधन को लेकर के कई ऐसी बातें परसेप्शन में आई, आपने देखा होगा कि मीडिया जैसे लग रहा था कि तलवारें खिंच गई हैं मीडिया के बीच में, राबड़ी आवास के बाहर मीडिया का जमावड़ा आ गया, अचानक से तेजस्वी यादव के आने के बाद से माहौल बदल गया, ये सभी चीजें देखने को मिली। लेकिन आपने एनडीए गठबंधन में किसी तरह की कोई बात सुनी और देखी है क्या? एनडीए गठबंधन बिल्कुल शांत, कूल एंड काम है और एनडीए गठबंधन के नेता अपने अपने जगहों पे बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि 3 बजे सुबह तक एनडीए गठबंधन की भी मीटिंग चली है और उस मीटिंग के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी में जो प्रवासी बिहारी हैं उनको लेकर के जो एक परसेप्शन बना है, खास करके इस पूरे मामले को लेकर के, राज्य में हर 10 में से एक घर में प्रवासी बिहारी हैं और कमाई के लिए वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं। उद्योग धंधे के लेकर के, स्किल सेंटर को लेकर के नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया है वो प्लान काफी अहम है। मैंने आपको कल ही खबर करते हुए बताया था, याद होगा, कि नीतीश कुमार ने जो दिया सो दिया, लेकिन नीतीश कुमार की करीब करीब 10-12 ऐसी योजनाएं हैं और खास करके नीतीश मिश्रा ने जो स्थापित किया है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल मेरी बातचीत हो रही थी एक उम्मीदवार से, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनको इस बार दिल्ली से खींच करके नीतीश कुमार लाए हैं चुनाव लड़ाने के लिए। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी से वो नहीं है जी, वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से है, एक कहा जाए तो स्ट्रेटजिस्ट है। और वो, मैंने क्या आपसे बतावें कि उनको एक बिजनेस का एक अच्छा खासा जानकारी भी है। और बता दें आपको कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी मिसालें दी जाती है। जी, वो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और दरभंगा में, दरभंगा मधुबनी के किसी सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। चूंकि आपको पता होगा कि उस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं फैक्ट्रीज और अलग अलग कल कारखाने बैठाने की, उसकी संभावनाएं ज्यादा है। नीतीश मिश्रा ने कई ऐसी जमीन है जो सरकारी जमीन है उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके और वहां लोगों को 1 रुपए में जमीन देने की बात कही है, ये भी आपको पता होगा। इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं बिहार के, और वो चुनावी मैदान में उनको उतारने का नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। इस पर मैं एक अलग विश्लेषण करूंगा जरूर, लेकिन आपको बता दूं मैं कि उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है और पूर्व उद्योग मंत्री जो रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, समीर महासेठ, उनके विरुद्ध उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है और शायद ये फैसला हो भी चुका है। बहुत जल्द आपको इन सब चीजों पर आज शाम तक पूरा जो है आप देखिएगा तो पर्दा उठ जाएगा। और प्रवासी बिहारियों को लेकर के जो जिस बात पर मैं शुरू से कह रहा हूं कि प्रवासी बिहारियों को लेकर के जो स्ट्रेटजी बनी है, वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं अमित शाह ने बहुत ही शानदार बनाई है। इस स्ट्रेटजी को लेकर के इस बार का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो यही तय करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही हैं और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री फेस को लेकर के जो बातें चल रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार ने उसकी नींव रख दी है। चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने चुनाव घोषणा से पहले जो नींव रखी थी, जिसमें आपको पता होगा कि उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को 1 रुपए में जमीन दे करके और रोजगार पैदा करने की बात की जा रही है। इसमें प्रवासी बिहारियों के लिए एक बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देख करके आप समझ सकते हैं कि अगर जो बात मैं बता रहा हूं कि करीब 1 करोड़ के आसपास ये जो प्रवासी बिहारी हैं, जो एक अनुमानित आंकड़ा है, अगर इसमें से 50% भी बिहार में रुक जाते हैं तो बिहार में आप समझ सकते हैं कि स्किल्ड लोग भी होंगे और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने एक नीति बनाई है। इन सभी लोगों का आप देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन होकर के, और जैसे ही छठ खत्म होगा और चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, आप याद कीजिएगा कि 22 नवंबर से पहले इन सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो जाएगी।
सरकारी स्तर पर इनका रजिस्ट्रेशन करके इनको स्किल्ड करके, और जो जिस तरह का काम करता है, आपको याद होगा कि जिस तरह से लॉकडाउन में लोग लौट करके अपने घर आए थे और उसको लेकर के चंपारण के क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, कई स्किल्ड मजदूर जो है वो कपड़ा उद्योग में बेहतर काम कर रहे हैं और दुनिया भर में यहाँ बिहार से कपड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें पूरे प्लान की हिस्सा है और यही कारण है कि इन प्रवासी बिहारियों को रोक करके इस बार बिहार में वोट का प्रतिशत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सबल बनाने और सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए इन प्रवासी बिहारियों को बिहार में रोकना जरूरी है और ये बात पक्ष विपक्ष सभी कह रहे हैं। यानी कि जी आप सीधी तौर पर समझ लीजिए कि छठ के बाद जो 11-12 दिन का समय है, इसमें कैसे इनको रोका जाए और किस तरह से इनको ये समझाने की कोशिश की जाए कि आप अगर बिहार में रह जाते हैं तो जो आप वहां कमाते हैं उससे ज्यादा कमाई आपके बिहार में होगी। आप अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप बचा भी सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी सरकार ने की है। अगर एनडीए सरकार लौट करके आती है तो ये सारी योजनाएं जमीन पर आपको उतरती हुई दिखाई देंगी और ये कारण है जिससे कि अमित शाह और नीतीश कुमार ने बैठ करके जो रणनीति बनाई है और इसकी जिम्मेवारी जो दी गई थी नीतीश मिश्रा को, या फिर जिनका नाम मैं ले रहा हूं जी कि एक बड़े कहा जाए तो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनको अच्छा खासा अनुभव है इन सब चीजों का, उनको भी ला करके बिहार में और एक बड़ा काम करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये आप हमारा खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी देख रहे थे। बाबा ने आपको साफ तौर पे ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दी है कि छठ से पहले क्या कुछ होने जा रहा है, क्या प्लानिंग है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप भारत लाइव देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167